हेलो दोस्तों, मैं रवि चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। और यही भारत की श्रृंखला में हम लोग मध्यकालीन भारत को यहाँ पर स्टार्ट किए थे। और मध्यकालीन भारत में हम सबका यहाँ पर एक महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है मुगल साम्राज्य। हम लोग यहाँ पर जो विस्तार से मुगल साम्राज्य को पढ़ रहे हैं। यदि आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 को पूर्ण रूप से पढ़ सकते हैं। अब बारी यहाँ पर पार्ट 3 की होगी। और हर बार की तरह मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था। दोस्तों, मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था, देखिएगा, ये अंतिम प्रश्न था शायद उस वाली क्लास का। मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था कि अकबर ने किस सिख गुरु को 500 बीघा जमीन यहाँ पर जो उपहार दी थी। तो ये 500 बीघा जमीन किस सिख गुरु को यहाँ पर जो प्राप्त हुई थी, आप लोगों से सवाल पूछा है, यानी दान में दिया था। यहाँ पर किस मुगल शासक ने दिया था? देखिए, फर्स्ट ऑप्शन देख के रखा है, ये गुरु अर्जुन देव को, गुरु रामदास जी को, गुरु अमरदास जी को, या गुरु अंगद देव को 500 बीघा जमीन यहाँ पर उपहार स्वरूप जो मुख्य रूप से दिया था। तो आप सभी को याद होना चाहिए कि इस सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा, गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन यहाँ पर जो उपहार स्वरूप अकबर के द्वारा दिया गया था। 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन यहाँ पर जो उपहार स्वरूप मुख्य तौर पर यहाँ पर दिया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर दोस्तों, वर्तमान में जो अभी तक हम सबके पास में 10 मतलब 10 सिख गुरु हम लोगों को मुख्य तौर पर देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे पहले सिख गुरु हमें गुरु गुरु अंगद पहले जो सिख गुरु माने गए गुरु नानक देव जी माने, गुरु नानक देव जी हमें देखने को मिलेंगे। दूसरे सिख गुरु 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 अंगद देव जी हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद तीसरे गुरु हमें यहाँ पर गुरु गुरु यहाँ पर अमरदास जी हमें देखने को मिलेंगे। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चौथे हमें सिख गुरु, तो गुरु रामदास जी हमें देखने को मिले, रामदास जी हमें देखने को मिले। ये यही रामदास जी थे जिन्हें अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 500 बीघा जमीन यहाँ पर उपहार स्वरूप दिया था। और इसी 500 बीघा जमीन पर गुरु रामदास जी ने क्या किया था, आप सभी जानते हैं कि अमृतसर शहर का निर्माण किया। ये अमृतसर शहर का निर्माण किया, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। देखिए, पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी माने गए। गुरु जो अर्जुन देव जी यहाँ पर माने जाते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। और जो अर्जुन देव जी ने क्या किया था, हम लोग हर बार देखते हैं कि स्वर्णिम मंदिर का जो स्वर्ण मंदिर का कार्य प्रारंभ किया था, कार्य को प्रारंभ किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर हमें छठे गुरु गुरु हरगोविंद गुरु, देखिए इनके नाम के आगे गुरु लगाना चाहिए हमें। गुरु हर गोविंद जी हमें देखने को मिले, हर गोविंद जी देखने को मिले। इसके बाद सातवें गुरु हर किशन हमें देखने को मिलेंगे, हर किशन गुरु, हर ये किशन हमें देखने को मिले थे। और जो हमें आठवें गुरु यहाँ पर गुरु हर राय देखने को मिले, हर राय देखने को मिले। और वहीं पर नौवें गुरु हमें गुरु यहाँ पर तेग बहादुर जी देखने को मिले, तेग बहादुर जी हमें देखने को मिलेंगे। और सिखों के जो 10वें धर्म गुरु माने जाते हैं, 10वें गुरु, वह हमें गुरु कौन मानेंगे कि गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु गोविंद सिंह जी यहाँ पर मुख्य तौर पर माने जाते हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर जब हम लोगों ने पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को देखा था, तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि गुरु जो अर्जुन देव की हत्या जहांगीर के द्वारा किया गया था, जहांगीर ने इनकी हत्या की थी। ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जो सिखों के जो नौवे गुरु माने जाते हैं, जिनका नाम था गुरु तेग बहादुर, जो जो इनकी हत्या यहाँ पर औरंगजेब के द्वारा की गई। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा की जाती है। आप लोगों को यहाँ पर इतना सारा डाटा आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिए था। चलिए, अब हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुरु रामदास जी को 500 बीघा जमीन यहाँ पर उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी। चलिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, देखिए, निम्न में से कौन सा फतेहपुर सीकरी में जो स्थित नहीं है। तो कौन सा हमें फतेहपुर सीकरी में स्थित होता हुआ प्लेस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा? देखिएगा, हमें यहाँ पर बुलंद दरवाजा, देखो पहले इस सवाल का राइट आंसर देखेंगे। बुलंद दरवाजा, पंचमहल, सलीम चिश्ती का दरगाह,
या फिर ये अकबर का मकबरा। तो यहाँ पर जो अकबर का मकबरा हमें मुख्य तौर पर नहीं देखने को मिलेगा। यह कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो जवाब होगा यह सिकंदराबाद में हमें जो अकबर का मकबरा यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहीं पर देखिएगा हमें यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन जो दे के रखा है बुलंद दरवाजा, तो ये बुलंद दरवाजा का निर्माण जो किसके द्वारा हुआ था? अकबर के द्वारा किया गया था। मुख्य तौर पर इस बुलंद जो दरवाजे का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? तो याद होना चाहिए कि 1572 में किया गया था, जब इसने गुजरात गुजरात विजय के उपलक्ष्य में किया था इसने। यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए पंचमहल भी अकबर के द्वारा बनाया गया था। पंचमहल भी जो अकबर के द्वारा बनाया गया था, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अकबर। ये जो अकबर का जो मकबरा है यह हमें मुख्य रूप से फतेहपुर सीकरी नहीं बल्कि सिकंदराबाद में हमें देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है कि अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर जो 15 देखने को मिलेगी, तो औरंगजेब के समय यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई थी? यानी सर्वाधिक सूबों की संख्या किसके शासनकाल में हमें देखने को मिलेगी? तो राइट आंसर होना चाहिए औरंगजेब। औरंगजेब के समय काल में हमें यही जो औरंगजेब के समय काल में हमें सर्वाधिक सूबों की संख्या देखने को मिलेगी। सर्वाधिक सूबे यानी जो प्रांतों की संख्या हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोगों को इतना यहाँ पर याद होना चाहिए। अब देखिए 16, 18, 21 या 24, तो इनकी संख्या कितनी हुआ करती थी? 21 सूबे हम लोगों को औरंगजेब के समय काल में यहाँ पर विस्तार से देखने को मिलते हैं। अब देखिएगा इस 21 सूबों में एक सूबा तो हमें अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। अफगानिस्तान में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें जो 14 सूबे हैं। 14 सूबे हमें नॉर्थ इंडिया यानी जो हमारे जो उत्तर भारत में हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और वहीं पर 6 सूबे हमें यहाँ पर दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। कौन से? दक्षिण भारत में हमें मुख्य रूप से 6 सूबे यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और यहीं पर ये जो शासक हुआ करता था औरंगजेब, इसने 1682 में जब दक्षिण का अभियान चलाया था। कब चलाया था? दक्षिण भारत का अभियान चलाया था। दक्षिण भारत का अभियान चलाया, ऐसा माना जाता है। इसी और यही दक्षिण का जो अभियान को औरंगजेब की कब्र कहा जाता है। औरंगजेब की कब्र कहा जाता है, क्योंकि ये फिर इसके बाद लौट कर दिल्ली नहीं आया था। क्योंकि फिर इसने क्या किया था? 1686 में बीजापुर का प्रांत जीता, बीजापुर का सूबा इसने जीत लिया था। उसके बाद इसने क्या किया था? 1687 में इसने गोलकुंडा को जीत लिया। ठीक है, ये 2 नए सूबे इसने जीत लिए थे। तो जब इसके द्वारा दक्षिण का अभियान चलाया गया था, उस समय मुगलों के पास में टोटल मिलाकर यहाँ पे 19 सूबे हुआ करते थे। लेकिन जब 2 और जुड़ गए तो ऐसा माना जाता है कि 19 और 2 यहाँ पर 21 यानी 21 सूबे औरंगजेब के समय काल में हमें देखने को मिलते हैं। सर्वाधिक सूबे हुआ करते थे। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हमारा जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 21 सूबे हुआ करते थे। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख रखा है? मुगल कालीन मनसबदारी व्यवस्था में जात और सवार बोधक था। किसके लिए प्रयोग किया जाता था? जात और सवार। ठीक है, मनसबदारी प्रथा हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा इसी मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया जाता है। और यहाँ पर जो ये जो शासक जो अकबर हुआ करता था, इस प्रथा को कहाँ से लाया था? तो मंगोलों को कॉपी किया था। मंगोलियाई जो शासक हुआ करते थे, उन शासकों के द्वारा सबसे पहले मनसबदारी प्रथा को प्रारंभ किया गया था। तो भारत में एक प्रकार की कॉपी पेस्ट ये प्रथा मानी जाती है। ठीक है, और इसमें हमें देखने को मिलेगा जात एवं सवार बौद्धिक शब्द का था क्रमशः मनसब के पद और उनके सैनिक दायित्वों का, मनसब के भौतिक दायित्व और उनके पद का, मनसब के पद और उनके अधीन मनसब का, या मनसबदार के अधीन मनसब और उनके पद का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। मनसब के पद एवं जो उनके अधीन जितने भी मनसब होते थे उनके लिए प्रयोग किया जाता था यहाँ पर जात एवं सवार, यह दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी एक्यूरेट इस सवाल का हमें आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देख के रखा है, देखिएगा राजपूताना के निम्न राज्यों में से
एक ने अकबर की संप्रभुत्व स्वीकार नहीं की थी, ठीक है। तो एक ने जो अकबर की संप्रभुत्व स्वीकार नहीं की थी, आपको याद होना चाहिए का मेवाड़ वो घराना जिसने कभी मुगलों के आगे नहीं झुका था, यानी मुगलों की संप्रभुत्व स्वीकार नहीं की थी। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए था। इस सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेवाड़ घराना कभी नहीं झुका था। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पे देख रखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसमें से कौन सा काम नहीं किया था, ठीक है। दिए गए 5 ऑप्शन में से अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा पूर्ण रूप से गलत होगा। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमें देख रखा है, सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। बिल्कुल, अलाउद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले दक्षिण भारत पर किया था, जो आक्रमण किया था। और कब किया था, माना जाता है कि 1293 में अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। कहां पर किया था, दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जब 1293 में देवगिरी के जो शासक हुआ करते थे, उस समय जो देवगिरी के शासक हुआ करते थे, इनका नाम था राजा रामचंद्र पर इसका जो यही अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। और जब इसने 1293 में जब दक्षिण भारत में आक्रमण किया, ऐसा माना जाता है कि दक्षिण भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ। दक्षिण भारत में यह पहला मुस्लिम आक्रमण माना गया, पहला मुस्लिम आक्रमण भी यही माना जाता है। आप लोगों को यहाँ पर ये याद होना चाहिएगा, केंद्र में स्थायी सेना रखी। अलाउद्दीन खिलजी जो मध्यकालीन भारत का पहला शासक हुआ करता था, जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया था। और इसी के साथ केंद्र में स्थायी सेना भी रखी। ये भी आप लोगों को यहाँ पर याद होना। बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सबसे पहले प्रारंभी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था, पुनः स्थापित इसके द्वारा नहीं किया था। इसी ने यह व्यवस्था सबसे पहले जो मध्यकाल में भारत जो लागू किया था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर, यह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा गलत माना जाएगा। भूमि की पैमाइश नाप जो कराकर उससे लगान वसूलता था, यह बात बिल्कुल सही हमें यहाँ पर जलाउद्दीन के बारे में सही देखने को मिलती है, देखिएगा। और इसने एक प्रकार का घरई टैक्स भी लगाया था, घरई टैक्स इसके द्वारा लगाया था, जो कि मुख्य तौर पर घरों पर लगाया जाता। इसने एक प्रकार का चरई टैक्स भी लगाया था। कौन सा टैक्स लगाया था, चरई टैक्स भी लगाया था, जो कि जानवरों पर मुख्य तौर पर देखने को मिलेगा। और जानवरों के जो खाद्यान्न होते हैं, वो जो जानवर जो खाते हैं, जो उनके ऊपर इसने एक टैक्स लगाया था, जिसे हम लोगों ने चरे टैक्स कहा था। घोड़े को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी, यही ये बात बिल्कुल सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों की दागने की प्रथा भी क्या किया था, इसके समयकाल में प्रारंभ किया था। यहाँ पर सबसे पहले नगद वेतन भी इसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे। नगद वेतन भी जो यही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मध्यकाल में प्रारंभ किए गए थे। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, ठीक है। ये हमें बिल्कुल सही देखने को मिले, यानी ऑप्शन थर्ड पुनः स्थापित किया था। सबसे पहले ही अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की थी, पुनः स्थापित इसने नहीं किया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देख रखा, मोहम्मद गोरी की सर्वप्रथम पराजय कब हुई थी। मोहम्मद गोरी ने कई आक्रमण किए थे भारत पर, लेकिन जब जब उसने मोहम्मद गोरी ने 1178 में 1178 में जब गोरी ने किया था, और यही गोरी ने जब भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया, कहां पर, सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और सिंध प्रांत के समय हमारा गुजरात हुआ करता था, और इसी गुजरात का जब शासक हुआ करता था, उस समय भीम द्वितीय कौन हुआ, भीम द्वितीय हमें देखने को मिलेगा। और भीम द्वितीय, और जो एक तरफ जो शासक हुआ करता था, वो हमें मोहम्मद गोरी देखने को मिला, लेकिन भीम जो द्वितीय की तरफ से जो युद्ध का नेतृत्व किया था, वो इनकी माताजी हुआ करती थी, जिनका नाम था नायिका देवी। नायिका देवी भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाता है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में नायिका देवी ने सबसे पहले 1178 में मोहम्मद गोरी को क्या किया था, परास्त किया था। तो इस युद्ध में मोहम्मद गोरी हारा, लेकिन भीम द्वितीय जीत गया था, क्योंकि इनकी माताजी हुआ करती थी नायिका देवी ने इस युद्ध का नेतृत्व किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी
हमारे सवाल का बिल्कुल हमें यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, देखिएगा, मुगलों के अंतर्गत सेना विभाग में निम्नलिखित में से कौन कौन देखता था, यानी सेना विभाग का प्रमुख कौन हुआ करता था, हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चार प्रमुख हमें देखे रखे, मीर ए समा, खान ए बख्शी, सद्र उर सुधर, या फिर दीवान ए आला। दीवान ए आला का मतलब क्या होता था, खान ए बख्शी या मीर ए समा। तो हमें याद होना चाहिएगा कि इसी मुगलों के अंतर्गत जो सेना विभाग हमें देखने को मिलेगा, इसी सेना विभाग का जो प्रधान होता था उसे हम लोग उसे कहा जाता था खान ए बख्शी। क्या हुआ, क्या नाम दिया जाता था, खान ए बख्शी कहा जाता था। ठीक है, ये आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। वहीं पर मुगल सेना के अंदर ये दीवान ए आला, दीवान ए जो याला शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह मुख्य रूप से जो प्रधानमंत्री होता था उसके समय काल में, जो प्रधानमंत्री या महामंत्री के लिए यह शब्द का, महामंत्री के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। अब ये जो मीर ए समा, मीर ए समा का मतलब क्या होता था, मीर ए समा, तो मीर ए समा एक प्रकार का राजा का जो दैनिक खर्च का, जो दैनिक राजा के माध्यम से खर्च हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, उसके बारे में जानकारी रखता था। ठीक है, ये भी एक प्रकार का जानकारी रखता था, ये भी एक प्रकार का विभाग हमें मुगल जो साम्राज्य में देखने को मिलता है। तो ये मीर समा, सेना विभाग और ये दीवाने आला आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। तो हम लोगों से सवाल पूछा था केवल सेना विभाग, तो खान ए बख्शी को, खान ए बख्शी मुख्यतः ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। यह मुख्य तौर पर हमें सेना विभाग यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखना है कि सरेपुल का युद्ध किसके मध्य में संपन्न हुआ था, और हम लोगों को याद होना चाहिए सरेपुल, चार ऑप्शन देके रखे, शेर शाह, मेंदी राय, बाबर और शेबानी खां, और शेर शाह और बाबर, हुमायूं और शेर अफगान। तो आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1502 में एक हमें बैटल देखने को मिला, और ये युद्ध हुआ था, इसका नाम था सर ए पुल। और ये जो 1502 में हमें देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। और जब ये युद्ध हुआ था तो ये दो शासकों के बीच में हमें देखने को मिलेगा। एक तरफ हुआ करता था उसी गांधार और काबुल क्षेत्र का एक शासक जिसका नाम हुआ करता था शेबानी खान। कौन देखने को मिला, शेबानी खान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ हुआ करता था मुगल वंश का संस्थापक बाबर। कौन हुआ, बाबर हुआ। यहाँ पर बाबर इस युद्ध को हार जाएगा, लेकिन शेबानी खां इस युद्ध को जीत जाता है। आप लोगों को याद रखना है, भारत के इतिहास में बहुत बेहद ही एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, और बैटल है सरेपुल जिसमें बाबर हार गया था, शेबानी खां मुख्य तौर पर इस युद्ध में जीत जाता है। तो इस सवाल का राइट आंसर हमें देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे, बाबर और शेबानी खां के बीच में हमें यह मुख्य तौर पर यह युद्ध देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न पर और हम लोगों को क्या देके रखा है, और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो फिर हमें तोपों का प्रयोग भारत के किस युद्ध में देखने को मिलेगा, कब वो पहली बार वह युद्ध हुआ था जिसमें सबसे पहले तोपों का प्रयोग हुआ। तो आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए पानीपत का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ प्लासी, या फिर पानीपत का तीसरा युद्ध। तो कौन सा वह युद्ध हमें मुख्य तौर पर देखने को मिलता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए वह युद्ध हुआ करता था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हमें देखने को मिलेगा, और यह पानीपत का प्रथम युद्ध हमें कब देखने को मिलेगा, तो 1526 में यह पानीपत का प्रथम युद्ध हमें देखने को मिलेगा। दो शासकों के बीच में हुआ था, एक तरफ हुआ करता था यहाँ पर इब्राहिम लोदी। कौन हुआ, यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर जो यहाँ पर इब्राहिम लोदी देखने को मिलेगा, और वहीं पर एक तरफ हुआ करता जिसका नाम हुआ करता था, यहाँ पर मुख्य तौर पर हमें बाबर देखने को मिला। क्या देखने को मिलेगा, बाबर। बाबर इस युद्ध को जीत गया था, लेकिन इब्राहिम लोदी यहाँ पर हार गया था। क्यों हार गया था, देखो वैसे भी क्या हुआ करता था, यही जो इब्राहिम लोदी के पास ऐसा माना जाता है कि 1 लाख की सेना हुआ करती थी, लेकिन बाबर के पास केवल 20,000 सैनिक बाबर अपने साथ में
लेकर आया था। 20,000 सैनिक हुआ करते थे, लेकिन जो दूसरी तरफ इसका शत्रु हुआ करता था जो इब्राहिम लोदी, उसके पास में 1 लाख की सेना हुआ करती थी। ऐसा क्या कारण रहा है कि इब्राहिम लोदी इस युद्ध को जीत जाता है, सॉरी बाबर इस युद्ध को जीत जाता है? तो बाबर ने पहली बार भारत में तुलगमा नीति का प्रयोग किया। आपने सही सुना, बाबर ने पहली बार भारत में रहकर तुलगमा नीति का प्रयोग हुआ यहाँ पर किया था। क्या हुआ करती थी यहाँ पर तुलगमा नीति? देखिएगा, एक प्रकार बाबर के सैनिकों ने क्या किया था, ये वाले पूरे क्षेत्र में यहाँ पर खाड़ी खाड़ी बनाया, और एक तरफ बाबर के सैनिकों ने यहाँ पर देखो, ये मुख्य तौर पर यमुना रिवर के तट पर हमें युद्ध देखने को मिला। तो यहाँ पर यमुना रिवर हुआ करती थी, और यहाँ पर बाबर के सैनिकों ने और बाबर के माध्यम से यहाँ पर हमें मुख्य तौर पर बाबर के सैनिकों ने एक खाड़ी बनाई। अब यहाँ पर क्या हुआ करता था, यहाँ पर बाबर ने अपने तोहफे रख दी। इस वाले क्षेत्र में बाबर ने मुख्य तौर पर अपनी तोहफे रख दी, और जो ये तोहफों का नेतृत्व किया था, ये जो तोहफों का जो नेतृत्व किया था, तोहफों का नेतृत्व जो किया था वो मुस्तेका खां, दो सैनिक हुआ करते थे, मुस्तेका खां और उस्मान अली। कौन हुआ करते थे? उस्मान अली। ये जो दो सैनिक थे, इनको तोहफे चलाना आती थी, तो इन दोनों के सुपुर्द ये तोहफे कर दी गई। अब यहाँ पर केवल 20,000 सैनिक है, और इधर सामने हुआ करते लगभग 1 लाख सैनिक। ये आपके इब्राहिम लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक माने। अब यदि कोई सैनिकों ने बाबर पर सीधा आक्रमण किया, तो या तो वो तोहफों के माध्यम से जी यहाँ पर जो ये मारे जाते थे, यदि कोई गलती से अंदर चला गया तो कोई को सैनिक खाड़ी में फेंक देते, या कोई रिवर के अंदर उन सैनिकों को फेंक दिया जाता। तो इस पूरी प्रक्रिया को तुलगमा नीति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुलगमा नीति कहा जाता है। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। ठीक है, ठीक है। ये बैटल ऑफ खानवा हमें कब देखने को मिला था? तो बैटल ऑफ खानवा का युद्ध हमें 1527 में हमें बैटल ऑफ खानवा का युद्ध देखने को मिलेगा, और इसी में बाबर ने पहली बार क्या दिया था, आप लोगों को फिर से याद होना चाहिए, जिहाद, जिहाद का नारा दिया, और बाबर ने इसी युद्ध में भारत में रहकर गाजी की उपाधि प्राप्ति की थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमें सही देखने को मिलेगा। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देखे रखा है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था, जब बाबर का शासन हुआ करता था तो उसमें कौन सा क्षेत्र यहाँ पर सम्मिलित था या कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था? देखिएगा, काबुल का क्षेत्र, बिल्कुल बाबर ने काबुल का क्षेत्र जीत लिया था। काबुल और गांधार को बाबर ने 1507 में ही जीत लिए थे, और जैसे ही बाबर ने काबुल और गांधार का क्षेत्र जीता था, काबुल और गांधार का क्षेत्र जो जो जीता था, तभी बाबर ने क्या किया था, बादशाह की उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि? बादशाह की। यहाँ पर जो जो उपाधि प्राप्त की थी, और यहाँ पर आप लोगों को याद होना चाहिए, शाहरुख नामक सिक्के भी चलाए। कौन से सिक्के? शाहरुख नामक व बाबरी नामक सिक्के। शाहरुख व बाबरी नामक जो दो कोइंस थे, तो मुगल सल्तनत के अंदर जो ये प्रारंभ किए थे, ये दोनों अकबर के द्वारा चलाए गए, ये बाबर के द्वारा चलाए गए सिक्के यहाँ पर माने जाते हैं। पंजाब का क्षेत्र बाबर के द्वारा जीता गया था, और यहीं पर हम लोगों को याद होना चाहिए कि एक पंजाब का क्षेत्र हुआ करता था जिसका नाम हुआ करता था कालानौर, और कालानौर में हमें मुख्य तौर पर जो अकबर का पहली बार राज्याभिषेक हुआ था, तो अकबर का राज्याभिषेक हमें देखने को मिलेगा। लेकिन ये भी बाबर के पास था, काबुल भी बाबर के पास था, आधुनिक भारत का उत्तर प्रदेश का क्षेत्र ये भी बाबर का पास हुआ करता था। लेकिन आधुनिक राजस्थान का जो क्षेत्र है ये बाबर के पास नहीं हुआ करता। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग जाएंगे, बाकी सब बाबर के पास हुआ करते थे। चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को देके रखा है कि शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या हुआ करती थी? तो ये दर हमें मुख्य तौर पर यह दर क्या देखने को मिलेगी? अब दर हमें क्या देखने को मिलेगी? देखो, बाबर के समयकाल में हमें दर क्या देखने को मिलेगी, यानी तांबे के दाम और चांदी के दाम। ये जो तांबे के जो दाम है, तांबे के दाम, और वहीं पर तांबे के दाम और जो चांदी के दाम है, चांदी के दाम है, और इन पे जो रुपया की विनिमय दर क्या हुआ करती थी, आप लोगों को याद होना चाहिए। पहले तो यही शेरशाह सूरी ने क्या किया था, यही शेरशाह सूरी ने जब पहली बार सिल्वर कॉइन चलाए थे, चांदी के सिक्के चलाए थे, तो इसने के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उन्हें हम लोगों ने रुपया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? रुपया नाम दिया था, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो इनकी विनिमय की दर हुआ करती थी 64:1 के दर हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है।
उसके बाद हमें क्या प्रश्न यहाँ पर दे के रखा है, निम्नलिखित में किस आपके स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था। तो शेरशाह ने कौन सी स्मारक का निर्माण यहाँ पर किया था। और उसी प्रकार ऑप्शन हमें 4 दे के रखे हैं, दिल्ली की किला ए कुनः मंदिर, यही जो स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए। और वहीं पर शेरशाह सूरी ने, इसी शेरशाह सूरी ने दिल्ली में क्या किया था, आप लोगों को याद होना चाहिए कि दिल्ली में शेरशाह सूरी ने मुख्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि पुराने लाल किला का निर्माण किया। पुराना लाल किला का निर्माण किया था। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिएगा जौनपुर के अटाला मस्जिद। तो ये जौनपुर की जो अटाला मस्जिद है, ये एक शासक हुआ करता था उसके समय काल में, जिसका नाम था इब्राहिम शाह। तो इब्राहिम शाह के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। गोर की बारा का सोना मस्जिद ये भी नहीं किया। और दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम, तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद हुआ करती थी, आप सभी जानते हैं यह गुलाम वंश का संस्थापक, हमें गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इसी का संस्थापक ऐबक हुआ करता था, उसके द्वारा यह कुवैत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई थी। और यह कुवैत उल इस्लाम भारत की पहली भारत में पहली मस्जिद मानी गई है। भारत में पहली मस्जिद मानी गई है। आप लोगों को यहाँ पर इतना याद होना चाहिएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एक्यूरेट होगा। यही जो मस्जिद हुआ करती थी जिसको बिल्डअप किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या देख के रखे हैं, कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है। तो कौन सा स्मारक हमें फतेहपुर सीकरी में नहीं देखने को मिलेगा। उसके स्वर्ण महल, देखिए स्वर्ण मंदिर हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। पंचमहल हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। जोधाबाई का महल हमें फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलेगा। लेकिन अकबर का महल हमें फतेहपुर सीकरी में नहीं, बल्कि यह हमें आगरा में देखने को मिलेगा। कौन से शहर में, आगरा में हमें देखने को मिलेगा। और यही जो फतेहपुर सीकरी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यही फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था। यही जो फतेहपुर सीकरी हुआ करता था, जिसका निर्माण जो यहाँ पर जो अकबर के द्वारा किया गया था। और अकबर की राजधानी भी हुआ करती थी। ठीक है, तो ये आपसे पूछ लेगा कि अकबर के समय काल में उसकी राजधानी क्या हुआ करती थी, जो जो उसकी राजधानी हुआ करती, इसका नाम था फतेहपुर सीकरी। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, अकबर के दरबार में जाने से पहले मियां तानसेन किसकी सेवा में थे। तो मियां तानसेन किसकी सेवा में थे जब ये अकबर के दरबार में नहीं आए थे उससे पहले। तो आप सभी जानते हैं कि यह बुंदेल शासक हुआ करते थे, राजा रामचंद्र। तो राजा रामचंद्र के दरबार में थे ये। ठीक है, इनके दरबार में देखने मिलेगा। और ये हमें मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश के शासक माने जाते थे। ठीक है, और राजा रामचंद्र के ही दरबार में, राजा रामचंद्र के दरबार में भारत की पहली संगीत सभा का आयोजन हुआ था। भारत की पहली संगीत सभा का आयोजन, संगीत सभा का आयोजन भी इन्हीं के दरबार में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिएगा। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देके रखा है, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था। तो हम सभी जानते हैं कि दारा शिकोह ने भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया, योग वशिष्ठ का फारसी अनुवाद किया। और इसने जो जो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, एक दो जो उपनिषद नहीं बल्कि इसके द्वारा 52 उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था। तो इसने 52 उपनिषदों का, ये जो उपनिषदों का इसके द्वारा फारसी अनुवाद किया गया। आप लोगों को यहाँ पर याद होना चाहिए, इसने भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया। आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसी के द्वारा योग वशिष्ठ एक ग्रंथ हमारा, योग वशिष्ठ, इन सब का इसने फारसी अनुवाद किया था। लेकिन हम लोगों से सवाल पूछा जो क्यों किया था कि जो 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 इसके द्वारा उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया गया था, उसका शीर्षक क्या हुआ करता था। तो उसका शीर्षक शीर ए अकबर रखा है। इसने क्या रखा था, शीर ए अकबर। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। ये सवाल, इस सवाल का आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी शीर ए अकबर। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर देके रखा है कि शाहजहां द्वारा निर्मित मयूर सिंहासन का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो यही मयूर सिंहासन किसके द्वारा बिल्डअप किया गया था, शाहजहां के द्वारा। लेकिन इसका वास्तुकार हमसे पूछा है कि इसका कौन वास्तुकार हुआ करता था। मीर जुल्फा, लाल खां,
बादल खां या मीर कासिम? तो बादल खां इसी मयूर सिंहासन का क्या कहा जाता है, वास्तुकार माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारे सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन हमें सही नहीं देखने को मिलेगा। देखिए फर्स्ट हमें ऑप्शन दे के रखा है, उसे जिंदा पीर कहा जाता था, ये बात बिल्कुल सही है। इसी जो औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, वह दारुल हर्ब को दारुल 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 इस्लाम में बदलना चाहता था, ये बात बिल्कुल सही है। दारुल जो इस्लाम में बदलना चाहता था, उसने 2 बार राज्याभिषेक किया था। और कब कब कौन कौन से बैटल की बात किया था, तो बैटल ऑफ सोमूगढ़, बैटल ऑफ सोमूगढ़ के बाद किया था इसने पहली बार राज्याभिषेक। और एक युद्ध देखने को मिला था जिसका नाम था बैटल ऑफ दोहरिया। क्या नाम, बैटल ऑफ दोहरिया। तो ये दोनों युद्धों के बाद इसने क्या किया था, राज्याभिषेक किया। वह नगाड़ा जो बजाने में निपुण था, नहीं, यह वीणा बजाने में निपुण था। ठीक है, वीणा बजाने निपुण था। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, यह औरंगजेब के बारे में बिल्कुल गलत बात कही गई है। ठीक, चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, फौजदार निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ठीक है, फौजदार किससे संबंधित था। देखिए यहाँ पर याद होना चाहिएगा कि जो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो जिले हुआ करते थे, उनका प्रधान को यहाँ पर सरकार कहा गया है, और जो सरकार का प्रमुख अधिकारी था उसे फौजदार कहा गया है। तो सरकार का प्रमुख जो जो अधिकारी होता था, उसे मुगल काल में फौजदार कहा गया है। सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पर जाएंगे। चलिएगा बड़े नेक्स्ट प्रश्न पर। और जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोगों को यहाँ पर क्या देकर रखा है, निम्नलिखित में से किस या आपकी स्थापत्य आर्ट में हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलेगा। तो कहां पर हमें हिंदुस्तान यानी हिंद हिंद व आपकी यहाँ पर जो आपकी ईरानी वास्तुकला का हमें समन्वय देखने को मिलता है। हुमायूं का मकबरा, शेरशाह का मकबरा, पंचमहल या सीरी का किला। ठीक है, कब देखने को मिला है, सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था, तो राइट आंसर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। आप लोगों को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनाया था। ठीक है, कभी कभार पूछ लेता है ये किला कि सीरी का किला किसके द्वारा बनाया गया था। लेकिन हिंद और जो आपकी ईरानी वास्तुकला का समन्वय हमें शेर शाह का मकबरा देखने को मिलेगा। किसका, शेर शाह का मकबरा हमें देखने को मिलेगा। यानी सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर क्या दे के रखा है, देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न हमें दे के रखा है, निम्नलिखित में से कौन जहांगीरी चित्रकार थे, यानी जिनका समयकाल हमें जो मुख्य तौर पर जहांगीर के समयकाल में देखने को मिलेंगे। ये जो 4 ऑप्शन दे के रखा है, इसमें से 2 वैसे चित्रकार थे जिनका समयकाल हमें जहांगीर के समयकाल में देखने को मिलता है। ठीक है, आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे कॉमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।